चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपने क्वेश्चन नंबर 16 को अटेम्प्ट कर लिया होगा। मिलके भी एक दफ़ा देख लेते हैं यार क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है क्या नहीं है, फिर हम किसी नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये तो चलता रहेगा अपना, नए कॉन्सेप्ट आते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा, टेंशन कोई नहीं। जस्ट मिनट। अच्छा, ये मैं बार बार कह रहा होता हूँ, इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास क्वेश्चन के नंबर अलग हो, तो प्लीज़ देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज। अगर क्वेश्चन का नंबर आपके पास अलग है और मेरे पास अलग है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, Mrs. He has property income 46,000, employment income 13,000. He made a contribution जी। In personal pension में उसने 16,000 का contribution किया है, and his employer also contributed in occupational pension 9,000. ये basically exempt benefit है। Unused annual allowance 15 का पहले से पड़ा हुआ है, तो टेंशन ही कोई नहीं। प्रॉपर्टी इनकम 46, एम्प्लॉयमेंट इनकम 13, ओके। सारी नॉन सेविंग है यहाँ ले लेते हैं। स्पेस प्रॉपर्टी इनकम 46,000, एम्प्लॉयमेंट इनकम 13,000। इन्होंने पीपीसी किया जी। खुद जो पीपीसी करते हैं वो ऑफ कोर्स एक्सपेंस नहीं होता। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में, वो एग्जाम बेनिफिट है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जाम्ड बेनिफिट है जी। तो हमारे पास 46 प्लस 13 59,000 आ रहा है जी। इसमें से आप पर्सनल अलाउंस 12570 माइनस कर दें, you will have taxable income 46,430। अब बस ये देख लेते हैं बैंड कितने से इंक्रीज होगा। हल्का सा आइडिया देता हूँ। लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी, इन्होंने 16,000 पीपीसी किया, उसको 100/80 कर लो। अगर 16,000 को ग्रॉस करें 100/80 से, तो ये 20,000 आ रहा है। कुछ मेंशन नो, इट इज ऑलवेज नेट। ही मेड अ कंट्रीब्यूशन 16। और यहां से आते हैं जी लोअर ऑफ के बाद हायर ऑफ। बेटा हायर ऑफ में है 3600 एंड टोटल ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स। रेलेवेंट अर्निंग्स में 3 अर्निंग्स आती हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड इनकम फ्रॉम फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग। यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम विच इज 13,000, तो हायर ऑफ से 13 आएगा और लोअर ऑफ 20 एंड 13 में से 13 है, तो जो बेसिक रेट बैंड बढ़ेगा वो 13,000 से बढ़ेगा। आपके पास बेसिक रेट बैंड की लिमिट है 37,700, इसमें आप 13,000 ऐड कर दें बेटा। तो ये 50,700 आ रहा है। तो आपका जो बेसिक रेट बैंड है वो बेसिकली 50,700 पे आ जाएगा। तो ये पूरा टैक्सेबल इनकम 46,430 बेसिकली बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रहा है। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी 46,430 का 20% ले, 46,430 का 20%, दैट इज 9,286। तो आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है दैट इज 9,286। तो आई स्ट्रांगली बिलीव आप भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे। लेट्स गो टू द न्यू कॉन्सेप्ट। अब बेटा ऑल टुगेदर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट पे। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि पेंशन के एनुअल अलाउंस की बात करते हैं तो एनुअली हर एक के पास 40,000 पाउंड तक की लिमिट है, ठीक है जी। और
कोई 40 से कम कंट्रीब्यूट करता है तो अनयूज एनुअल अलाउंस को हम 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फिर फाइफो बेसिस पे यूज करते हैं। लिमिट से कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दे तो एनुअल अलाउंस चार्ज आ जाता है, उसको नॉन सेविंग इनकम की तरह लिया जाता है और सबसे लास्ट में उस पर टैक्स लगता है। अब एक नया रूल आ रहा है, सुनिए, व्हाट इज दैट? एक्चुअली जो एनुअल अलाउंस की लिमिट है ना 40,000 की, कुछ ऐसे वेल्दी इंडिविजुअल हो सकते हैं, इतने अमीर हो सकते हैं कि एचएमआरसी फिर क्या करता है कि उन वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए जो एनुअल अलाउंस की लिमिट है 40,000, इसको भी रिड्यूस कर देता है। जैसे हमने देखा था वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाता है, इसी तरह से बाज वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए एचएमआरसी क्या करता है, एनुअल अलाउंस जो पेंशन का 40,000 है उसकी लिमिट को भी रिड्यूस कर देता है। लेकिन एनुअल अलाउंस की लिमिट रिड्यूस होते होते कभी जीरो नहीं होती, मिनिमम 4,000 तो मिलेगा ही मिलेगा एनुअल अलाउंस। अब मुझे और आपको सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करना है कि यार वो कौन सी कंडीशंस है जिसपे जाके बेसिकली एचएमआरसी क्या करेगा, आपकी एनुअल अलाउंस की लिमिट को रिड्यूस कर देगा। तो देखिएगा, देयर आर टू कंडीशंस बेटा, दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो ही एचएमआरसी आपकी 40,000 की एनुअल अलाउंस की लिमिट को क्या करता है, रिड्यूस करना शुरू कर देता है। एक है कि थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा हो, सेकंड है एडजस्टेड इनकम 240 से ज्यादा हो। रिपीट, अगर थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा और एडजस्टेड इनकम 240 से ज्यादा हो तो आपकी एनुअल अलाउंस की लिमिट क्या होती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। रिपीट करो अपनी बात को, अगर थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा हो, एडजस्टेड 240 से ज्यादा हो, तो बेसिकली आपकी एनुअल अलाउंस की लिमिट रिड्यूस होती है। थ्रेशोल्ड इनकम कैसे निकालते हैं, आप बंदे की इंडिविजुअल इनकम लें, इंडिविजुअल का ग्रॉस पीपीसी माइनस करें, थ्रेशोल्ड इनकम आ जाएगा, जो कि समझे एएनआई एडजस्टेड नेट इनकम है। बस एडजस्टेड नेट इनकम निकालते हुए आप लोग ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन भी माइनस करते हैं, यहाँ कोई ग्रॉस गिफ्टेड नहीं है, सिर्फ ग्रॉस पीपीसी है। और ग्रॉस गिफ्टेड पे भी ये बातें भी हो चुकी हैं, जो ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन है उसके और ग्रॉस पीपीसी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। बस मसला ये है कि जो ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन है वो सिर्फ F6 के अंदर एग्जामिनेबल है, ATX में एग्जामिनेबल नहीं है। खैर यहाँ देख लें भाई, ये फॉर्मेट पक्का याद होना चाहिए जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेट इनकम में से आप इंडिविजुअल का ग्रॉस पीपीसी माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड इनकम। अगर ये थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा है, नेट इनकम में से इंडिविजुअल का अपना ग्रॉस पीपीसी अगर उसने जो किया वो माइनस करेंगे, थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा आनी चाहिए। अगली चीज है एडजस्टेड इनकम। एडजस्टेड इनकम कैसे निकालते हैं देखिएगा, नेट इनकम, इसमें आप ऐड करेंगे इंडिविजुअल एम्प्लॉइज ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने खुद जो ओपीपीसी में कंट्रीब्यूट किया, ऐड करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनी स्कीम। अगर एम्प्लॉयर ने आपके लिए ओपीपीसी में कंट्रीब्यूट किया वो भी ऐड करो, एम्प्लॉयर ने आपके लिए पीपीसी में कंट्रीब्यूट किया वो भी ऐड करो, तो एडजस्टेड इनकम आएगी। एडजस्टेड इनकम क्या होनी चाहिए, 240 से ज्यादा। मैं अगर एडजस्टेड इनकम का फॉर्मेट यहां आपको बताना चाहूं, आप बेटा नेट इनकम लेंगे, इसमें ऐड कर दें एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन ओपीपी। एम्प्लॉई ने अगर ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट किया तो उसको ऐड करो, ऐड करो employers contribution obviously for employee in OPPC। एम्प्लॉयर ने अगर आपके लिए ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट किया प्लस एम्प्लॉयर ने अगर आपके लिए पीपीसी में कंट्रीब्यूट किया पर्सनल पेंशन प्लान में, सबको ऐड करेंगे, ये हमारे पास जो टोटल आएगा इसको कहेंगे एडजस्टेड इनकम। एडजस्टेड इनकम का आंसर 2,40,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा अगर थ्रेशोल्ड इनकम 240 से थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा और एडजस्टेड इनकम 240 से ज्यादा है तो एनुअल अलाउंस की जो 40,000 की लिमिट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जो हमारे पास पेंशन का एनुअल अलाउंस है, पेंशन
एनुअल अलाउंस 40,000, फिर इसमें से हम लेस करते हैं adjusted income minus 240, इसका 50%। लेकिन याद रखिएगा पेंशन एनुअल अलाउंस 40,000 में से रिडक्शन होने के बावजूद कभी भी एनुअल अलाउंस की लिमिट जीरो नहीं हो सकती। बिल्कुल मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम इट्स गोइंग टू बी 4,000, इट कैन नॉट बी लेस देन दैट। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि मिस्टर एक्स जो है इसकी थ्रेशोल्ड इनकम है लेट से 205, और मैं आपसे कहता हूं यार इसकी जो एडजस्टेड इनकम है, मैं कहता हूं भाई इसकी एडजस्टेड इनकम 4 लाख है, और मैं आपसे कहता हूं यार आप मुझे इसका एनुअल अलाउंस बता दो कितना होगा। अब इसकी थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा है, एडजस्टेड इनकम 4 लाख से और 240 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एनुअल अलाउंस रिड्यूस होगा। पेंशन का एनुअल अलाउंस आ गया 40,000, बेटा लेस करेंगे इसमें से रिडक्शन, ₹4 लाख माइनस 240। अब ऑब्वियसली अगर आप 4 लाख में से 240 माइनस करें यू विल गेट 160, 160 का 50% है तो 80,000 आता है। 80 नहीं लिखे, 36 लिखे, यहाँ आ जाएगा 4,000, और उसको बताएंगे पेंशन एनुअल अलाउंस लिमिट कैन नॉट बी जीरो, मतलब मिनिमम 4 तक आ सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता। यानी कि 4 से ज्यादा तो हो सकता है पेंशन एनुअल अलाउंस की लिमिट, लेकिन 4 से कम नहीं हो सकता। एक और अगर मैं आपको आइडिया दूं, लेट्स से मिस्टर वाई नाम का शख्स है, थ्रेशोल्ड इनकम ले लेते हैं 210, लेट्स से एडजस्टेड इनकम है 270, और एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं यार आप बस मुझे ये बता दो कि एनुअल अलाउंस की लिमिट कितनी होगी। एनुअल अलाउंस की लिमिट ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा है, एडजस्टेड इनकम 240 से ज्यादा है, तो एनुअल अलाउंस तो मिलेगा लेकिन वो रिड्यूस होगा। पेंशन एनुअल अलाउंस 40,000, इसमें से हम लेस करेंगे रिडक्शन, एडजस्टेड इनकम 270, इसमें से 240 माइनस करेंगे, इसका 50%। अगर हम 270 में से 240 माइनस करें तो हमारे पास 30,000 आएगा, और 30 का 50% अगर हम ले तो 15,000। तो बेटा पेंशन का जो एनुअल अलाउंस है उसकी जो लिमिट होगी अब वो 25,000 होगी। तो सिंपली पेंशन का एनुअल अलाउंस मिनिमम 4,000 हो सकता है, इट कैन नॉट बी जीरो, लेकिन एनुअल अलाउंस की लिमिट सिर्फ उसी वक्त रिड्यूस होगी जब दो कंडीशंस पूरी हो, थ्रेशोल्ड इनकम लाजमी 2 लाख से ज्यादा हो और एडजस्टेड इनकम लाजमी 240 से ज्यादा। दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो ही एनुअल अलाउंस की लिमिट रिड्यूस होती है। और याद रखिएगा अगर एडजस्टेड इनकम
ग्रेटर देन इक्वल टू 312,000 हो तो एनुअल अलाउंस 4,000 होगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अगर आप 312 में से 240 माइनस करें 72,000 आता है, उसका 50% लें तो 36 आता है। सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन जहां एडजस्टेड इनकम 3,12,000 या उससे ज्यादा है तो फिर एनुअल अलाउंस की लिमिट 4,000 होगी। जी यहाँ पे सब बताया गया कि कैन नॉट बी लेस देन 4,000, यहाँ तक रिड्यूस हो सकता है। नोट दैट इफ इंडिविजुअल एडजस्टेड इनकम इज 312 and a restriction is necessary, then annual allowance will reduce to the minimum कितना 4,000। देख लेंगे। तो अब मेरे लिहाज से बहुत तमीज से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कब बेसिकली एनुअल अलाउंस की लिमिट क्या होती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और कहाँ तक एक्चुअली वो रिड्यूस हो सकती है। इट कैन नॉट बी सिंपली जीरो। मिनिमम कहाँ तक जाएगी 4,000। अच्छा ये सवाल को देखते हैं बेटा, ये ATX में स्टेला एंड मॉरिस के सवाल को देखते हैं। इसमें बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसकी इंशाल्लाह आपको एप्लीकेशन मिलेगी और आई स्ट्रांगली बिलीव आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं व्हाट दिस क्वेश्चन सेज स्टेला एंड मॉरिस। अच्छा एक दो सवालों के बाद फिर हम एक्सेल पे भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे, बट आई बिलीव स्क्रीन पे थोड़ा समझाना बेहतर है, दैट्स व्हाई मैं इसको स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट देखते हैं जी। वो कह रहे हैं कैलकुलेट स्टेलास इनकम आफ्टर टैक्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन फॉर द टैक्स ईयर 22-23 if she does pay 90,000 gross into her personal pension scheme। हमने ना स्टेला की इनकम निकालनी है लेकिन आफ्टर टैक्स, यानी कि उसमें से इनकम टैक्स लायबिलिटी माइनस करनी है, एंड आफ्टर हर पेंशन कंट्रीब्यूशन, और वो कहां तक कंट्रीब्यूट कर रही है 90,000 ग्रॉस। पढ़ते हैं सवाल। You should assume today's date is 3rd June 2022. Your firm has been asked to provide advice to two unrelated clients, Stella and Morris. फिलहाल हमें Stella का काम करना। Stella requires advice on the tax implication of the making increased contribution to her personal pension scheme. Stella ये पूछना चाह रही है कि जी अगर मैं अपनी पर्सनल पेंशन स्कीम में ज्यादा कंट्रीब्यूट करूं तो क्या होने वाला है। Morris requires advice regarding the lump sum payment she has received from her pension scheme. बेसिकली अभी तक हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा कि कब पेंशन इनकम मिलती है, रिटायरमेंट की एज क्या होती है, पेंशन फंड्स लेने का तरीका क्या है। स्टेला एंड मॉरिस के बाद इंशाल्लाह अगला टॉपिक हमारा वही होगा, उस पे जाके पेंशन खत्म हो जाएगी, फिर ऑब्वियसली विल स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट इनकम। और मैंने पहले ही बताया एम्प्लॉयमेंट इनकम के 3 पार्ट्स हैं ATX में, शेयर ऑप्शंस, रिटेंडेंसी पेमेंट एंड बेसिक एम्प्लॉयमेंट। even though basic employment इतना important नहीं, but we'll start from the basic employment income, फिर हम अगले टॉपिक्स पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। Stella is resident domicile in the UK। बेटा इस चीज की अब से आदत डाल लें, जब भी ऐसा लिखा होगा ना someone is resident and domicile in the UK, उसको अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। whoever is resident and domicile in the UK उसे अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना होता। so इनकी ग्रॉस सैलरी है माशाल्लाह 2,03,000 for the tax year 22-23। क्या बात है। This was substantial increase on her previous year से बहुत ज़्यादा increase है। Does not have an occupational pension plan, कोई occupational pension plan नहीं, इतनी बड़ी इनकम के बाद तो जरूरत भी नहीं है। Has property income for the portfolio of unfurnished properties totaling 92, माशाल्लाह 92,000 पाउंड की प्रॉपर्टी इनकम भी है। मुझे तो लगता है यूके में स्टेला ही कमा रही है खाली। Has no other sources of taxable income, इसके बाद क्या चाहिए भाई आपको। Wishes to make an increased contribution to her personal pension scheme in the tax year 22-23। जो करंट टैक्स ईयर है 22-23 स्टेला के लिए, इसमें बेसिकली अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाह रही है। पर्सनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, स्टेला हैज कंट्रीब्यूटेड 40,000 ग्रॉस टू हर पर्सनल पेंशन स्कीम इन ईच ऑफ द टैक्स ईयर 21-22 2021 फॉर ईच ऑफ द टैक्स ईयर 21-22 2021 एंड 30,000 19-20 and 18-19। ओके। Unused annual allowance without restriction was available। सर प्रीवियसली कभी भी इनका एनुअल अलाउंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। विदाउट रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये कि प्रीवियसली इनको पूरा 40,000 का एनुअल अलाउंस अवेलेबल था। हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी की थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा हो
और एडजस्टेड इनकम 240 से ज्यादा हो तो बेसिकली जो एनुअल अलाउंस 40,000 है उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और 40,000 का जो एनुअल अलाउंस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. Stella wishes to make an increased contribution 90,000 gross. करंट ईयर में बेसिकली वो ग्रॉस पीपीसी 90 करना चाह रही है. ओके, तो लेट अस ट्राई एक ही चीज, पहले इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं फिर हम बाकी चीजों पे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे इंशाल्लाह. तो बेटा इनकी जो सैलरी थी वो 2,03,000 है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इनकम. स्टेला की एम्प्लॉयमेंट इनकम is 2,03,000. स्टेला की प्रॉपर्टी इनकम, स्टेला की प्रॉपर्टी इनकम, स्टेला की प्रॉपर्टी इनकम is 92,000. लो दसो बेटा, जरा अपने लावे कैलकुलेटर यूज करें और बताएं जरा नेट इनकम कितनी आती है, दोनों को ऐड करना है. 295 साफ नजर आ रहा है. अब बेटा जरा चेक करना पड़ेगा कि पर्सनल अलाउंस कितना मिलेगा. पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम. अब सुन लें, अगर किसी की जिससे नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और किसी की भी एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 हो, ANI 1,25,140 हो या उससे ज्यादा हो तो बेसिकली पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाता है. लेट्स गो फॉर, यहां ले लेते हैं वर्किंग वन. बेटा नेट इनकम है 2,95,000. ग्रॉस पीपीसी करंट ईयर में वो 90,000 करना चाह रही है. ANI एडजस्टेड नेट इनकम जो आ रही है दैट इज 2,05,000. और मैंने पहले भी कहा कि थ्रेशोल्ड इनकम और एडजस्टेड नेट इनकम का फॉर्मेट सेम है. ANI ऑब्वियसली इज फार मोर देन 1,25,140. तो बेटा यहाँ उसको बता देंगे कि जी ANI जो है मोर देन 125,140 है तो पर्सनल अलाउंस जीरो होगा. ANI is more than 1,25,140, पर्सनल अलाउंस क्या हो गया, जीरो. तो बेटा आपके पास टैक्सेबल इनकम आ गई 2,95,000. ओके, अगली चीज, जब हम इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर ऑब्वियसली टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये भी चेक करना है कि बेसिक रेट बैंड और हाई रेट बैंड बेसिकली किस अमाउंट से बढ़ेगा. ओके, चेक कर लेते हैं. इनकम टैक्स बेटा ऐसे देखिएगा वर्किंग टू को ताकि आपको आइडिया हो. बैंड जो इंक्रीज होता है वो होता है लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी विच इज 90,000. यहां से बेटा हम आते हैं हायर ऑफ. हायर ऑफ में बेटा 3,600 है जो हमारे बचपन से चले जा रहा है. हायर ऑफ में दो वैल्यूज होती हैं, एक है 3,600, सेकंड है टोटल ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स. रेलेवेंट अर्निंग्स में तीन चीजों का टोटल होता है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम और इनकम फ्रॉम फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग्स. इस क्वेश्चन में रेलेवेंट अर्निंग्स में से एक ही अर्निंग्स गिवन है व्हिच इज एम्प्लॉयमेंट इनकम 2,03,000. तो हायर ऑफ की बात करेंगे तो 203 हायर ऑफ है ऑफ कोर्स. अब यहां से जब देखते हैं तो लोअर ऑफ, तो बेसिकली आपका बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड जो बढ़ेगा वो 90,000 से इंक्रीज होगा. इट मींस बेसिक रेट बैंड की अगर बेसिक रेट की अगर बात करें, आपका जो बेसिक रेट बैंड होगा वो बेसिकली 90,000 से बढ़ेगा और हाई रेट बैंड भी किससे बढ़ेगा, 90,000 से. तो एक काम कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, बेसिक रेट कैलकुलेशन दिखा देते हैं ना ताकि मसला ना हो. एक और वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 3. बेसिक रेट बैंड जो कि 37,700, इसमें ऐड कर देंगे 90,000. हाई रेट बैंड 1,50,000 है जिसमें ऐड कर देंगे 90,000. तो बेटा हाई रेट बैंड तो पहुंच जाएगा 240 पे
Let me use the calculator. 37,700 plus 90,000, ये आपका पहुंच गया 1,27,700। तो बेसिकली आपका बेसिक रेट बैंड जो है 1,27,700 पे जा रहा है और हाई रेट बैंड 240 पे जा रहा है, और स्टेला तो बहुत ही ऊपर जा रही है, 295, ये तो एडिशनल रेट टैक्स पेयर है माशाल्लाह। तो 1,27,700 वर्किंग 3, इस पे लगा दें 20%। तो बेटा 1,27,700 का 20% अगर आप लें, यूज योर कैलकुलेटर, तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग 25,540। अब बेटा याद रखिएगा आपका जो हायर रेट बैंड है वो 240 तक आ चुका है, तो 1,27,700 को 240 में से माइनस करें, 1,27,700 को 240 में से माइनस करें तो आपको मिलेगा 1,12,300। इसका ले लेंगे 40%। अगर हम 1,12,300 का 40% लें तो 44,920 आता है। दैट्स रियली ग्रेट। आप प्लीज सुन लें, हम 2,40,000 तक के अमाउंट को टैक्स कर चुके हैं आउट ऑफ 2,95,000। तो बेटा 295 में से अगर मैं 240 माइनस कर दूं तो एडिशनल रेट में जो आएगा 55,000 आएगा। रिपीट, हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है ना स्टेला की, वो 2,95,000 है। आउट ऑफ दिस 2,95,000 हम ऑलरेडी 2,40,000 पे टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 295 में से अगर हम 240 माइनस कर दें तो हमारे पास 55,000 आएगा। उस 55,000 का आप ले लें बेटा 45%, ये 24,740 आता है। ये आता है 24,740। अब बेटा हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कोई एनुअल अलाउंस चार्ज का चक्कर तो नहीं, क्योंकि शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट 90,000। और प्लस हमें ये भी देखना पड़ेगा थ्रेशोल्ड इनकम और एएनआई, मैंने कहा सेम फॉर्मेट है। थ्रेशोल्ड इनकम ऑफ कोर्स यहाँ पे देखा जा सकता है कि 2 लाख से ज्यादा है, फिर रजिस्टर्ड इनकम देखेंगे, अगर वो 240 से ज्यादा है तो फिर एनुअल अलाउंस की जो 40,000 की लिमिट है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो वो लेट्स सी, क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। सबसे पहले तो आप एक चीज देखें, क्या देखें, इनके एम्प्लॉयर ने तो इनके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। बेसिकली जो थ्रेशोल्ड इनकम है, एएनआई आपकी थ्रेशोल्ड इनकम है जो कि 2 लाख से ज्यादा है। आपका जो एनुअल अलाउंस है ना, उस वक्त 40,000 की जो एनुअल अलाउंस की लिमिट है तो वो उस वक्त रिड्यूस होती है, दो कंडीशंस मीट हो। वन इज थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा हो, सेकंड एडजस्टेड इनकम बेसिकली 240 से ज्यादा हो। तो थ्रेशोल्ड इनकम तो 2 लाख से ज्यादा है, क्योंकि एडजस्टेड नेट इनकम और थ्रेशोल्ड इनकम का फॉर्मेट सेम है। आप देखिए, अगर मैं वर्किंग 4 आपको दिखाऊं एडजस्टेड इनकम के लिए, एडजस्टेड इनकम की अगर मैं बात करूं तो आप नेट इनकम लेंगे विच इज 2,95,000। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, इस नेट इनकम के अंदर आप ऐड करते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पीपीसी फॉर द एम्प्लॉय। मजे की बात है कि इनमें से कोई भी कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, मतलब एम्प्लॉयर ने आपके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया ऑक्यूपेशनल प्लान के अंदर। अगर एम्प्लॉयर ऑक्यूपेशनल प्लान में कुछ कंट्रीब्यूट करता तो हम यहाँ पे ऐड करते। फॉर्मेट बताने के लिए आपको खाली बता रहा हूँ, हम इसमें एक्चुअली ऐड करते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान, जो कि 0 है, इन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो ऐड करते हैं, सॉरी नॉट माइनस, तो कुछ भी नहीं है, 0 ही, और 0 को माइनस भी करेंगे तो 0 ही रहेगा, क्या बात, कुछ भी नहीं है। ऐड कर देते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये सिर्फ आपको फॉर्मेट बताने के लिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान, जो कि 0 है, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पर्सनल पेंशन प्लान। अगर एम्प्लॉयर आपके लिए पर्सनल पेंशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी ऐड करते हैं, और एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के लिए पर्सनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको ग्रॉस नहीं करते। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के लिए पीपीसी करता है तो उसको ग्रॉस नहीं करते। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 295 ही आएगा, विच इज मोर देन 240।
इट इज मोर देन। तो बेटा आपकी थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा है, आपकी एडजस्टेड इनकम 2,40,000 से ज्यादा है, तो करंट ईयर का जो एनुअल अलाउंस ऑफ 40 नहीं होगा बल्कि रिड्यूस होगा। और ये बात भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि एनुअल अलाउंस की जो 40,000 की लिमिट है वो रिड्यूस होकर 4,000 पे आ सकती है मिनिमम, जीरो नहीं हो सकती। पर्सनल अलाउंस तो जीरो हो सकता है लेकिन पेंशन का एनुअल अलाउंस जीरो नहीं होता। तो देखिएगा बेटा एनुअल अलाउंस करंट ईयर 22-23 की अगर मैं बात करूं 40,000, इसमें से आप लेस कर देंगे रिडक्शन। बेटा 295 में से हम माइनस करेंगे 240 और इसका लेंगे 50%। तो एनुअल अलाउंस आ जाएगा जो आपको करंट ईयर में मिलेगा। तो 22-23 में 40 तो नहीं मिलने वाला, 295 में से मैंने 240 माइनस किया, इसका मैंने 50% लिया, 27,500 आता है। ये 27,500 आ रहा है जी, 27,500। 40,000 में से अगर मैं 27,500 माइनस करूं तो आई विल गेट 12,500। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर जो 22-23 है उसमें स्टेला के पास 40,000 की लिमिट नहीं है बल्कि 12,500 की लिमिट है। अब एक और चीज देखनी होती है, करंट ईयर के अलावा प्रीवियस 3 टैक्स ईयर्स के अंदर अगर एनुअल अलाउंस की कोई अनयूज लिमिट है तो वो भी टैक्स ईयर 22-23 में स्टेला को मिलेगी। रिपीट, अपार्ट फ्रॉम द करंट ईयर प्रीवियस 3 टैक्स ईयर में स्टेला के पास अगर कोई भी एनुअल अलाउंस की अनयूज लिमिट है तो वो भी स्टेला को करंट ईयर में मिलेगी। और ये रूल हमें बहुत अच्छे से पता है कि अनयूज एनुअल अलाउंस 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है और फाइफो बेसिस पे हम उसको यूज करते हैं। अब बेटा करंट ईयर से अगर मैं 3 साल पीछे जाऊं, करंट ईयर से अगर मैं 3 साल पीछे जाऊं, हमारा जो करंट टैक्स ईयर है क्वेश्चन में वो 22-23 है, इससे अगर हम 3 इयर्स बैक जाएं तो आई बी रीचिंग एट 21-22, 20-21, 19-20। तो बेटा आप करंट ईयर से 3 साल पीछे जाएंगे, ठीक है, और चेक करेंगे अनयूज एनुअल अलाउंस कितना है, अगर है तो वो भी आपको मिलेगा। और अनयूज एनुअल अलाउंस की जो लिमिट होती है उसको हम सिर्फ 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको फाइफो बेसिस पे हम यूटिलाइज करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट, सबसे पहले करंट ईयर का एनुअल अलाउंस यूज किया जाता है और उसके बाद ही हम 3 साल बैक जाते हैं और अनयूज एनुअल अलाउंस को फाइफो बेसिस पे यूज करते हैं। तो प्लीज देखिएगा करंट ईयर में बेटा आपको इनको 12,500 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 3 साल अगर मैं कैरी बैक करूं तो टैक्स ईयर 19-20 बनेगा फाइफो बेसिस पे, 20-21 बनेगा और 21-22। आप चेक करते हैं कि प्रीवियसली अनयूज कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं। तो बेटा चेक करते हैं, Stella has contributed 40,000 gross to her personal pension scheme in the tax year this and this। तो बेटा 21-22 में तो स्टेला ने माशाल्लाह सारा ही यूज कर लिया, 21-22 और 20-21 में सब यूज कर चुके हैं। स्टेला स्टेला सॉरी वापस आते हैं सवाल पे। 21-22 और 20-21 में 40,000 पूरा यूज कर चुकी है। 30,000 जो इन्होंने किया है वो 19-20 और 18-19 में किया। 18-19 आपके किसी काम का नहीं, 18-19 इसलिए हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि करंट ईयर से हम सिर्फ 3 साल बैक जा सकते हैं और फाइफो बेसिस पे अनयूज लिमिट को यूज करते हैं। जब हम 22-23 से 3 साल पीछे जाएंगे तो तीसरा साल टैक्स ईयर 19-20 पे जाके खत्म हो जाता है। 18-19 का मतलब तो है कि ईयर नंबर 4 आ जाएगा। तो रूल ये कहता है कि करंट ईयर के अलावा आप 3 साल कैरी बैक जाएंगे और फाइफो बेसिस पे अनयूज एनुअल अलाउंस को इस्तेमाल करेंगे। तो 18-19 डज नॉट फॉल इन द प्रीवियस 3 टैक्स ईयर इफ वी गो 3 years back from the tax year।
तो बेटा अब होगा क्या, देख लेते हैं। मिल तो यार वर्किंग कहाँ कर रहे थे, तो यहाँ कर रहे, ये रही। तो बेटा 19-20 का जो टैक्स शेयर है उसकी लिमिट 40,000 है और इन्होंने 30 कंट्रीब्यूट किया, तो अनयूज 10,000 बिल्कुल आपको मिलेगा। लेकिन बेटा यहाँ 40 था, इन्होंने माशाल्लाह पूरा 40 यूज कर लिया, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ भी 40 था और इन्होंने पूरा 40 यूज कर लिया, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एनुअल अलाउंस अवेलेबल है वो 22,500 है। एनुअल अलाउंस, जो एनुअल अलाउंस अवेलेबल है वो सिर्फ 22,500 है। और ये जो कंट्रीब्यूट करने जा रही है ग्रॉस पीपीसी 90,000, तो बेटा अगर मैं लेस कर दूं यहां से ग्रॉस पीपीसी 90,000, तो बेटा एनुअल अलाउंस चार्ज आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एनुअल अलाउंस चार्ज। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 22,500 में से अगर मैं 90,000 माइनस करूं तो मेरे पास एनुअल अलाउंस चार्ज आता है 67,500। दिस इज योर एनुअल अलाउंस चार्ज। ये एनुअल अलाउंस चार्ज आ गया। इस एनुअल अलाउंस चार्ज को बेटा नॉन सेविंग की तरह लिया जाएगा और इस पे आपको नॉन सेविंग वाले टैक्स रेट लगाने पड़ेंगे। एनुअल अलाउंस चार्ज आ रहा है 67,500, इसको आप नॉन सेविंग की तरह लेंगे और इसको आप टैक्स करेंगे नॉन सेविंग का टैक्स रेट लगा के। और ये वर्किंग का नंबर कौन सा है ये तो देखना पड़ेगा। वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर, वर्किंग 4 से हम चल लें क्या? चलें इसको वर्किंग 5 कर लेते हैं। लेट्स से ये वर्किंग 5 थी हमारे पास, डन हो गया। अच्छा एक्सेल पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, एक्सेल पे तो एक ही जगह सारे वर्किंग सर्चेज आ जाएगी। तो वर्किंग 5 एनुअल अलाउंस चार्ज लगेगा जी 67,500। अब प्लीज सुन लें, एडिशनल रेट वाला रेट लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हम बेसिक रेट बैंड, हाई रेट बैंड इस्तेमाल कर चुके हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये एनुअल अलाउंस चार्ज है। तो बड़ा कैलकुलेटर यूज करें, 67,500 का आपको 45% लेना पड़ेगा जो कि 30,375 आता है। सबको ऐड कर दें तो बेटा इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। $25540 प्लस 44920 प्लस 24750 प्लस 30375। तो हमारे पास जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है 1,25,585। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है बेटा, उसने हमसे पूछा था इनकम आफ्टर टैक्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन, यानी कि स्टेला की जो इनकम है 2,95,000, उसमें से दो चीजें हमने माइनस करनी है, इनकम टैक्स भी माइनस करना और पीपीसी भी माइनस करना। कर देते हैं। इनकम आफ्टर टैक्स एंड को क्या कर दिया सर, एंड ही कर दिया अल्लाह माफ। एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो बेटा स्टेला की जो इनकम थी वो 2,95,000, इसकी जो टोटल इनकम है इसमें से बेटा लेस कर दें इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है 1,25,585 और लेस कर देंगे पीपीसी। आप पूरा लिखेंगे जी पीपीसी पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। बेटा 90,000 का 80% लेंगे। 90,000 का 80% इसलिए लेंगे क्योंकि यार एक्चुअली मुझे इनकम बतानी है आफ्टर टैक्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो यार एक्चुअली जो स्टेला का
कैश आउटफ्लो होगा वो 90,000 थोड़ी होगा, 90,000 का 80% होगा, क्योंकि 90,000 तो ग्रॉस है। और पीपीसी में ये होता है कि इंडिविजुअल जो भी पे करता है वो 80% एंड 20% एचएमआरसी पे करता है। तो लॉजिकली 90,000 जो है वो बेसिकली आउटफ्लो नहीं है, इसका 80% आउटफ्लो है, क्योंकि 90,000 के साथ लिखा हुआ है कि 90,000 ग्रॉस है। अगर एग्जामिनर ये कहता है कि 90,000 नेट है तो पूरा 90 माइनस कर देते हैं, लेकिन इट इज कैटेगोरिकली रिटन कि 90,000 ग्रॉस है, तो इसका 80% लेंगे विच इज 72,000। तो बेटा आपके पास इनकम आ जाएगी आफ्टर टैक्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन, आपके पास इनकम आ जाएगी आफ्टर टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन, इनकम आ जाएगी आफ्टर टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन, इनकम आ रही है आपके पास आफ्टर टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन, आफ्टर टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन 2,95,000 minus 125585 minus 72,000, that is 97,415, 97,415। तो ये आपके पास आ रही है इनकम आफ्टर टैक्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और ये बिल्कुल हमने फाइनेंस एक्ट 2021 के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया है, फाइनेंस एक्ट 2021। और वो बच्चे जो इसे बेसिकली यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो बस इतना बताते चलने जी, एज ऑफ टुडे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 80x में बस 7 पोजीशंस है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली जो बेसिकली पाकिस्तान में जो टॉप 3 स्टूडेंट है अरसल सुफियान, उसके 80x में हमारे पास 80 मार्क्स थे। He has studied F9, ATX, SBR, AFM from me अल्हम्दुलिल्लाह। और ATX हमारे पास ऑब्वियसली उर्दू इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और पर्सनली जो मैं खुद पेपर पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं अपने यूट्यूब के स्टूडेंट्स को बताने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई टीच F5, F6, F7, F9, SBR है जी मेरे पास, AFM है जी मेरे पास, ATX है, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना सही है। तो सारे पेपर जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन अवेलेबल है। और ऑनलाइन जब आप इनरोल कराते हैं, मतलब एएफएम की अगर मैं बात करूं, F9 की मैं बात करूं, तो उसमें मेरे पास वर्ल्ड पोजीशंस है, वर्ल्ड टॉप है। एसबीआर में ऑलमोस्ट 3 पोजीशंस अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। F7 में पोजीशन है, F5 में पोजीशन होल्डर मौजूद है मेरे पास, F6 में पोजीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाए उन सब में बेसिकली पोजीशन होल्डर्स हैं हमारे पास। जिसका बताने का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है यूट्यूब के में जो बच्चे देख रहे हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली यू विल बी इन सेफ हैंड्स। ठीक है जी, आपको हमारे पास पेपर उर्दू इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, बाकी हम आप हमारा यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाएं, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको फौरन उसका एकदम पता चल जाएगा। और दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप हमारे लेट्स से व्हाट्सएप एएसए के व्हाट्सएप पे अगर आप व्हाट्सएप पे बेसिकली कांटेक्ट करना चाहें हमारे स्कूल में, या आप हमारी एडमिन को व्हाट्सएप करना चाहें, तो इट्स अ वेरी सिंपल नंबर। एक तो कोड आपको पता है हमारे यहाँ +92 है, 0333366214। ये हमारा एएसए का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो फर्दर जी आपकी कोई भी क्वेरीज हो, वी आर मोर देन वेलकम। So thank you very much watching this lecture. Thanks a lot.